पीएम सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी करी गठित। धर्म संसद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार और यूनियन होम मिनिस्ट्री से मांगा जवाब। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते करी मैरिटल रेप केसेस में सुनवाई। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते, जैसे भद्रा ने बताया, सबसे पहली खबर जो हमारे पास आपके लिए है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। हम जानते हैं कि इसके बारे में हमने आपको पिछले कोट अनकोट एपिसोड में भी बताया था किस तरह से पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ब्रीफ में, संक्षेप में आपको बता दूं तो पीएम का जो काफिला है वो पंजाब दौरे के दौरान एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए रुक गया था, जब ये सामने आया कि वो उस फ्लाईओवर को दरअसल कुछ प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद 15-20 मिनट तक पीएम का काफिला वहाँ रुका रहा। और यही मामला, इसी को सुरक्षा में चूक बताते हुए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है। और इसमें पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कहा था। दरअसल हुआ ये था कि कोर्ट में दोनों ही पक्षों, अब इसमें है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पंजाब सरकार, उन दोनों की तरफ से ही कमेटियां गठित की गई हैं। लेकिन दोनों पक्षों ने एक तरह से ये आर्ग्यूमेंट सामने रखी थी कोर्ट के सामने, ये तर्क सामने रखे थे कि इसकी जो जांच है वो उनकी तरफ से होनी चाहिए। लेकिन जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं था पंजाब सरकार की कमेटी पर, पंजाब सरकार ने कहा उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं था केंद्र सरकार की कमेटी पर, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट सामने आया। उसने अब इसमें एक कमेटी गठित किया। आपको इनके मेंबर्स के नाम बताती हूँ। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगी वो होंगी एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। हाल ही में वो रिटायर हुई थी। इसके अलावा अब आप कमेटी का कॉम्पोजिशन देखिएगा, इसमें है डायरेक्टर जनरल या उनके कोई नॉमिनी जो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हों, तो ये एक मेंबर हैं उनके। दूसरे मेंबर हैं डीजीपी चंडीगढ़। तीसरे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी सिक्योरिटी पंजाब के। और चौथे हैं रजिस्ट्रार जनरल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। ये कोऑर्डिनेटर की तरह रहेंगे पूरी कमेटी में। अब ये 5 मेंबर हो गए कमेटी के, आपने देखा हो तो। और आप ये भी ज़रूर नोटिस करिए कि इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि केंद्र सरकार की तरफ से तर्क पेश हो सके, उनके कोई नॉमिनी हो, और पंजाब सरकार की तरफ से हो, और फिर एक जो हेड करेंगे, इनको अध्यक्ष होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की ही पूर्व जज हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है पूरा जो इसमें तर्क सामने आ रहे हैं उसके लिए। और ये कमेटी अब इस पूरे मामले पर जांच करेगी। जी अपूर्वा, दरअसल इस पूरे मुद्दे में एक जो बात उभर के ये आई कि एक तरीके से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों ने ही जो पिटिशनर थे, जो याचिकाकर्ता थे इस मामले में, एक तरीके से उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट ही किया। क्योंकि जहां पे केंद्र सरकार ने बोला कि उनको पंजाब सरकार की कमेटी पे जो है भरोसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने भी यही तर्क कोर्ट के सामने रखा कि उनको केंद्र सरकार की कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है। और पंजाब सरकार ने हियरिंग के दौरान इस बात को भी कोर्ट के सामने पेश किया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जो केंद्र सरकार की कमेटी है, उन्होंने पंजाब सरकार के ऑफिसर्स को नोटिस इशू कर दिया था और एक दिन में जो है उनसे जवाब जो है मांगा था। तो ये पूरे ब्लेम गेम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पूरा मामला है चूक का, इसकी जो इसकी कार्यवाही होनी चाहिए, या जो इसमें जो एक प्रोब होना चाहिए, वो एक जुडिशियली ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट माइंड के द्वारा होना चाहिए, जिसको अलग अलग किस्म के लोग, इन द सेंस जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको असिस्ट करें। तो इसीलिए इस पूरे मामले को, पूरी आर्ग्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये 5 मेंबर की कमेटी जो है ये गठित करी गई। और इस कमेटी को जो है बहुत एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दिया गया है कि क्या क्या उनको किस तरह की जांच करनी चाहिए। जो पहली चीज है कोर्ट ने बोली है कमेटी को ये पता लगाने के लिए कि
किस कारण की वजह से पूरी पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, मतलब कि कॉजेस क्या क्या थे। दूसरी चीज जो है वो पता करने के लिए बोली गई है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन वो ऑफिसर्स हैं जिम्मेदार, क्या केंद्र सरकार के ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं या पंजाब सरकार के ऑफिसर्स, जो वहां की जो पुलिस है उनके ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं। तो एग्जैक्ट जिम्मेदारी किसकी थी और कहां तक की जिम्मेदारी थी, तो मतलब कि यदि दोनों की चूक हुई है तो कहां तक चूक हुई है, और अगर एक की चूक हुई है तो कितनी चूक हुई है। और तीसरी चीज जो है कमेटी को बोला गया है ये सुझाव देने के लिए कि आगे से किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा जो है पीएम सिक्योरिटी के साथ ना हो। और अगर कोई और सजेशन है या रिकमेंडेशन है कमेटी की तरफ से तो वो भी देने के लिए कोर्ट ने कमेटी को बोला है। कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं फिक्स किया है कमेटी के लिए, मगर हाँ एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है कमेटी को कि जितनी जल्दी हो सके कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। और कमेटी को के सामने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो पेपर्स हैं, वो जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं जिनको पहले डायरेक्शन दी गई थी डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में रखने के लिए, उनको बोला गया है कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स या जितने भी कम्युनिकेशंस थे वो सारे के सारे कमेटी के चेयरमैन को दे दिए जाए। बिल्कुल, इसमें अगर आपको और पढ़ने की इच्छा हो तो भद्रा ने इसमें आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, हम वो उस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे, आप ज़रूर जाके उस आर्टिकल को पढ़ें। जो दूसरी खबर हमारे पास है वो जैसे कि भद्रा ने शो के स्टार्टिंग में बताया, हरिद्वार में जो धर्म सांसद हुई थी पिछले महीने दिसंबर में, उसको लेकर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब धर्म सांसद जो हरिद्वार में हुई थी उसके खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर सरकारों से जवाब मांगा है। राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। ब्रीफ में आपको इसके बारे में बता दूं तो हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म सांसद में हिंदुत्व को लेकर साधु संतों से काफ़ी विवादित भाषण आए थे, और जब इन भाषणों का वीडियो वायरल हुआ तो इस पे कई सवाल उठे। इन वीडियो में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने, ऐसे कुछ बातें हुई थी, कई स्पीचेस हुई थी। और इसी को लेकर एक याचिका दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे हैं, और इसी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नोटिस जारी किया है उनका जवाब मांगते हुए। जी, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस पे कोई टिप्पणी नहीं दी, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, और जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया उसी समय जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने बहुत स्पष्ट रूप में कपिल सिब्बल जी को ये बोला कि देखिए हम इसमें अभी कुछ नहीं कहेंगे, केवल हम इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये देखना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है इनका क्या जवाब है। कपिल सिब्बल ने काफी लंबी चौड़ी बहस करने की कोशिश करी। उन्होंने ये बोला कोर्ट को कि ये इस तरह के जो धर्म संसद है ये अभी इस समय किए जा रहे हैं जब यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि किस तरीके से जो ये अलग अलग संगठन हैं ये यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या सिटीज में धर्म संसद करने वाले हैं। ब्यौरा के लिए उन्होंने अलीगढ़ का जिक्र किया कि 23 जनवरी को भी अलीगढ़ में एक इसी तरीके का धर्म संसद जो है वो होने वाला है, और कपिल सिब्बल ने ये मांग करी कोर्ट से कि इसको जो है रोका जाए, इसलिए इस मामले की सुनवाई दोबारा जो है 23 जनवरी की पहले रखी जाए। एक तरीके से कोर्ट ने ठुकराई तो नहीं है मांग, मगर कोर्ट ने हाँ जरूर ये बोला कि अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यदि आपको ये संसद रुकवानी है तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जो वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं यानी कि पुलिस, आप उनके सामने रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनको बताइए कि कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून में है सेक्शंस हैं, क्रिमिनल लॉ में सेक्शंस हैं जो इस तरह के केसेस में जो है मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिब्बल साहब को ये बोला कि भाई आप पुलिस के सामने जाके अपनी दरखास्त लगाइए, उनको बताइए कि इस ऐसे मामलों को किस तरह से रोका जा सकता है, और हम इस मामले में दोबारा सुनवाई जो है दोबारा से 10 दिन के बाद करेंगे। अब देखने वाली बात यह है
कि क्या इस रिप्रेजेंटेशन का कोई असर होता है या नहीं होता, या क्या सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी के पहले दोबारा इसमें सुनवाई करती है या नहीं करती है। बिल्कुल, इस पे भी भद्रा का आर्टिकल है, हम उसकी लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वो आर्टिकल भी ज़रूर पढ़ें। अब जो तीसरा मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आ रहा है। दरअसल आपने पढ़ा भी होगा शायद, दिल्ली हाई कोर्ट में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण केस की हियरिंग चल रही है। पिछले हफ्ते लगातार कई दिन इस केस की हियरिंग हुई। पूरा मामला जुड़ा है मैरिटल रेप से। अब दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं दर्ज की गई हैं जो इस मैरिटल रेप के लिए जो एक्सेप्शन बनाया गया है इंडियन पीनल कोड में उसको चुनौती देती है। उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बताऊं तो सेक्शन 375 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो रेप का जो अपराध है उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बात करता है। लेकिन सेक्शन 375 का एक एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि ये जो भी अपराध की बात की गई है ये एक मैरिड कपल पे लागू नहीं होगा। यानी कि ये लिखा गया है कि अगर एक हस्बैंड द्वारा ज़ोर ज़बरदस्ती होती है अपनी वाइफ पे, अब प्रोविज़न में ये लिखा है सेक्शन 375 के एक्सेप्शन में कि अगर वो वाइफ की जो एज है, पत्नी की एज है, वो 15 साल से ऊपर है तो वो रेप नहीं कहा जाएगा। अब इसमें एक जजमेंट आया था 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस 15 साल की एज को 18 साल कर दिया था। तो अभी लीगल पोजीशन ये है लॉ को और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिला के कि अगर 18 साल से ऊपर बीवी है और उस पर पति ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उसका रेप करता है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। इसी पर याचिकाएं दर्ज हुई हैं और कई इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हुए दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस राजीव शक्तर और जस्टिस सी हरिशंकर इस केस को सुन रहे हैं और इसी के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। भद्रा जी अपूर्वा, दरअसल जैसे आपने बोला कि इसमें लगातार जो है हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और ये काफ़ी देर के बाद मामला जो है दोबारा से हाई कोर्ट में आया है सुनवाई के लिए। इस पिटिशंस में एक पिटिशन है जो 2017 में फाइल की गई थी बाय अ वुमन, मतलब कि एक औरत ने जो फाइल करी है पिटिशन, उसमें उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ मैरिटल रेप का एलिगेशन लगाया। तो वो भी पिटिशन जो है सुनवाई पे चल रही है इस समय। और जैसा कि अपूर्वा ने बोला, हेयरिंग के दौरान बहुत ही अलग अलग तर्क रखे जा रहे हैं कोर्ट के सामने। इसमें अभी तक जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई आर्गुमेंट अभी आया नहीं है, पूरी तरह से नहीं आया है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से केवल इतना बोला है कि इस समय जो है केंद्र सरकार पूरे क्रिमिनल लॉ को स्टडी कर रही है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी लोगों से सुझाव मांगे हैं और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है केंद्र सरकार की तरफ से। इसलिए वो अभी इस मामले में टिप्पणी नहीं देना चाहते या अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है कोर्ट से। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार ने एक तरीके से जो है पिटिशंस को अपोज किया है, ये कहते हुए कि आप ऐसे संबंधों में जहां पर मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे संबंधों में आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह का ऑफेंस जो है रेप माना जाएगा। हाँ, ये ऑफेंस जरूर है और इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें इस तरीके के केसेस को जो है कोर्ट के सामने ले जाया जा सकता है, मगर इसको रेप कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। मगर जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से जो है बहुत अलग अलग जो है आर्गुमेंट्स रखे गए हैं। हियरिंग के दौरान कोर्ट की तरफ से भी काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, कोर्ट ने काफ़ी कमेंट किया है। कोर्ट ने ये बोला है कि 50 डिफरेंट कंट्रीज़ में, देशों में जो है इस तरीके के ऑफेंस माना जाता है, तो इंडिया में क्यों नहीं माना जाता। फिर कोर्ट ने दरअसल अपने ऑब्जर्वेशंस में जो निजता की बात है, जो हमारा एक संवैधानिक राइट हो चुका है, अधिकार हो चुका है, उसको लेकर भी बात करी है और बोला है कि जो महिलाओं के मामले में अगर इस सेक्शन को देखा जाए तो वो एक तरीके से जो उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जो उनकी राइट टू प्राइवेसी, जो उनकी निजता के अधिकार का वो उल्लंघन, एक मतलब कि कोर्ट का ये अभी व्यू है, अभी कोई डिसीजन नहीं है, एक उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ही केवल दी है। अब देखने वाली बात यह है पूर्वा कि ये कब तक जो है इसकी हेयरिंग चलती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया केंद्र सरकार ने अभी तक अपना इसमें जवाब जो है दाखिल नहीं किया है, स्पष्ट रूप से दाखिल नहीं किया है। तो यदि अगले हफ्ते इसका जवाब आ जाता है और अगर यदि अगले हफ्ते इस पूरे मामले की सुनवाई जो है ख़त्म हो जाती है, तो हम इस पूरे मामले में एक जो है जजमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी जल्द से जल्द जो है इसमें आ सकता है। ऑफ कोर्स। और आपको बता दूं कि ये मामला
कभी सीधा भी लगता है, लेकिन लीगली लॉ को देखा जाए तो बहुत ही पेचीदा है पूरा मामला। और यही बात आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी किस तरह से अब जो अमाइकस हैं केस में, राजशेखर राव, सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव, उन्होंने कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की। अमाइकस आपको आसान शब्दों में बताऊं तो वो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आते हैं। वो ना याचिकाकर्ताओं की तरफ से बात करते हैं, ना ही वो सरकार की तरफ से बात करते हैं। वो अपना एक्सपर्टीज़ जो है, वो एक तरह से एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड में, वो कोर्ट के सामने रखते हैं। तो कोर्ट ने इस केस में सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव और सीनियर एडवोकेट रिबेका जॉन को, जो इस केस में संविधान से जुड़े जो मुद्दे हैं और क्रिमिनल लॉ से जुड़े जो मुद्दे हैं, तो आप देख रहे हैं कितना पेचीदा मामला है, उन सबके लिए कोर्ट ने असिस्टेंस मांगा है। क्योंकि कोर्ट भी मेरे ख्याल में अब इतने दिन में हियरिंग में देखते हुए ये समझ आ रहा है कि कोर्ट भी इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहती है और इस पे जितना भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सब सुनना चाहती है। इसमें मुद्दे किस तरह के उठ रहे हैं कि अगर इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाता है तो क्या इससे एक नया अपराध बन जाएगा, क्योंकि और आज तक ऐसा कभी भारत की हिस्ट्री में हुआ नहीं कि कोर्ट की तरफ से एक नया अपराध बन जाए। अब 377 कोर्ट ने हटाया था, मगर उसमें क्या हुआ था कि अपराध हट गया था, एक अपराध जो था। तो ये एक सवाल कोर्ट ने रेज किया है कि क्या अगर हम इसे हटाएंगे तो नया अपराध बनेगा, और अगर हाँ तो क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है। ये स्पेशली जस्टिस सी हरिशंकर इसके बारे में काफ़ी बातचीत कर रहे थे। राजशेखर राव की तरफ से, उनकी तरफ से जो आर्गुमेंट्स आई हैं, उन्होंने इस एक्सेप्शन को हटाने की तरफ से ही आर्ग्यू किया है। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने, मैं कहूँ तो, आर्ग्यू किया है। अब तक उन्होंने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया ये कहते हुए कि उन्होंने एक कपल की लाइफ साइकिल के बारे में बात की, किस तरह से जब वो एक तरह से खुद को जान रहे होते हैं, अगर उस समय अगर जो औरत होती हैं उसमें उनके साथ रेप हो तो उस आदमी को पनिश किया जा सकता है, उसको रेप कहा जाएगा। जब उनकी एंगेजमेंट होती है अगर तब रेप हो तो उसे रेप कहा जाएगा, लेकिन शादी के 5 मिनट पहले तक भी उसे रेप कहा जाएगा, लेकिन शादी होते, शादी के 5 मिनट बाद अगर रेप हो तो उसे रेप नहीं कहा जाएगा। उन्होंने ऐसे कई दिलचस्प आर्ग्यूमेंट सामने रखे, उसको बहुत ही आसानी से कोर्ट को समझाने की कोशिश की। अब अगले हफ्ते, जैसे कि भद्रा ने बताया, कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और अगले ही हफ्ते सीनियर एडवोकेट रिबेका जॉन भी इस पे आर्ग्यू करेंगी। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा अगला हमारा CUC एपिसोड भी, जिसमें हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। आपको ये ध्यान होगा कि कुछ ही दिनों पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस एक्सेप्शन पे अपनी टिप्पणी दी थी और गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अब समय आ गया है कि इस एक्सेप्शन पे जो है एक पूर्ण रूप से सुनवाई होनी चाहिए। तो जैसा अपूर्वा ने बताया, ये डिबेट जो है बहुत ही सालों से चल रहा है, मगर और ये पिटिशंस भी दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और मगर पहली बार जो है इसमें सुनवाई लगातार और बहुत ही सीरियस तरीके से चलती आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि बेंच इस मामले को इस पूरे मामले को सुनकर ही इस पूरे मामले में जजमेंट ज़रूर देगी। आई थिंक बेंच ये भी चाहती है कि इनफैक्ट हियरिंग के समय ये मुद्दा सामने भी आया था कि किस तरह से 377 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ही 2009 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को पहले उल्टा दिया और फिर एक दशक बाद सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई। तो अपनी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट चाहे जो भी फैसला आए वो इस तरह का फैसला देना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले पे उस पे कायम रहे। हाँ जी, उस पे कायम रहे। अब अगर इन हियरिंग्स के बारे में और आप और पढ़ना चाहें तो मैंने और हमारे एक इंटर्न हैं बहुत ही होनहार अक्षत जैन, उन्होंने इस पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं। हर हियरिंग के बाद हम इस पे उस हियरिंग के बारे में लिखते हैं, तो हम उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और आप उन्हें भी जाके ज़रूर पढ़ें। जी ज़रूर। और मेरे ख्याल से इस हफ्ते के लिए काफ़ी है पूर्वा। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।